नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एमएससी टेक्नो पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे जीके तथा जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह भाग 3 के बारे में, जिसमें हम पीटी तथा पुलिस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए प्रश्नों का भी हम इससे साथ साथ देखते चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र की बात कर रहा है कि किस में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ऑप्शन ए है 9वें मंडल में, ऑप्शन बी कह रहा है 3रे मंडल में, ऑप्शन सी कह रहा है 10वें मंडल में और ऑप्शन डी है 5वें मंडल में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 3रे मंडल में एक कहा गया है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के बारे में। 9वें मंडल में कहा जाए तो इसमें सोमनाथ मंदिर के बारे में है, सोमनाथ का जिक्र किया गया है इसमें। 10वें मंडल की बात करें तो इसमें पुरुष सूक्त के बारे में कहा गया है, पुरुष सूक्त के बारे में जिस बात की गई है इसमें आपका 10वें मंडल में बात किया गया है। ठीक है, और बात करें मंडलों की संख्या टोटल 10 है और उसमें पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत की खोज नामक कृति किसके द्वारा लिखी गई है। भारत की खोज, तो ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी टालमी, ऑप्शन डी अल-बरूनी। देखिए क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल-बरूनी, इसका इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। भारत की खोज क्यों, क्योंकि अल-बरूनी की एक पुस्तक थी, है ना, किताब उल हिंद करके, और इसी का जो हिंदी संस्करण है इसी को बोला जाता है भारत की खोज। किताब उल हिंद का जो हिंदी संस्करण है उसी को बोला जाता है भारत की खोज, है ना। नहीं तो वैसे भारत की खोज आपको देखा जाए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो वो जवाहरलाल नेहरू की भी भारत की खोज हो जाती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको जवाहरलाल नेहरू नहीं दिया गया है तो अल-बरूनी मारना होगा, क्योंकि इनकी भी पुस्तक जो थी किताब उल हिंद, इसी को कहा जाता था भारत की खोज। ठीक है, टालमी ने क्या किया है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। मेगास्थनीज की आप सभी को पता है इंडिका मेगास्थनीज की हो जाती है। और हेरोडोटस ने लिखा है इतिहास, भारत का इतिहास जो है वो किसने लिखा है, हेरोडोटस ने लिखा है। तो भारत का इतिहास जो है वो हेरोडोटस के द्वारा रखी है। तो आपको सभी ऑप्शन कंफर्म होने चाहिए, हेरोडोटस के द्वारा इतिहास, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका, टालमी द्वारा भारत का भूगोल और अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, जिसे भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल-बरूनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल स्थित है। उत्तरी पूरा स्थल कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए सूतकांगेडोर में, ऑप्शन बी आलमगीर, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी दाइमाबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा, उत्तरी पूछ रहा है तो उत्तरी सबसे कौन सा हो जाता है, मांडा। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, यूपी मेरठ, है ना, आपको याद होना चाहिए। और सूतकांगेडोर आपका बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ पे है सूतकांगेडोर। तो ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए, है ना। आलमगीर कहाँ पे है, हिंडन नदी किनारे पे है। और दाइमाबाद का किस नदी किनारे पे है, प्रवरा नदी पे है। और मांडा डांस नदी के किनारे पे है ना। तो ऐसा कुछ है, तो याद रखिएगा। डांस नदी के किनारे आपका सूतकांगेडोर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है सम्यक दर्शन, ऑप्शन बी सम्यक ज्ञान, ऑप्शन सी सम्यक चरित्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न है। और इसी सम्यक चरित्र को सम्यक आचरण कहीं कहीं लिखता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि सम्यक आचरण भी क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न है ना। सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण उसी को बोला जाता है, एक ही को। ठीक है, अब बात कर लें जैन धर्म की। तो जैन धर्म की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ये हमें जाननी है कि जैन धर्म में जो 2
हुई थी, है ना, समितियाँ। जैन धर्म की 2 समितियाँ हुई थी, है ना, 2 समितियाँ हुई थी। और एक हुई थी पाटलिपुत्र में जैन समिति, जो पहली जैन समिति हुई वो पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूलभद्र उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है। और दूसरा जो हुआ था वल्लभी में हुआ था, दूसरा वल्लभी में हुआ था और इसके क्षमा श्रवण जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? क्षमा श्रवण। याद रखिएगा, 2 हुई थी, एक पाटलिपुत्र में हुई थी और एक कहाँ हुई थी, आपकी दूसरी जो हुई थी वल्लभी में हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी में। ठीक है। तो इन 2 बातों को आप याद रखेंगे सम्यक जैन धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है मोगलीपुत्र तीसवें महाकश्यप, ऑप्शन सी सबाकामी, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। हाँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मोगलीपुत्र तीसवें जो थे ये तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। बात करें पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष की तो महाकश्यप थे पहली के, और दूसरी के सबाकामी थे, और तीसरी के आपको बता ही दिया गया ये थे, और चौथी का जो था वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। तो ये 4 लोग थे इनके अध्यक्ष बौद्ध संगतियों के। याद रखिएगा, पहली बौद्ध संगति की बात करें तो ये राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी की बात करें तो ये कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, वैशाली में। और जब तीसरी की बात करेंगे तो तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी की बात करेंगे तो चौथी आपकी कहाँ हो जाती है? आपका कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। तो ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, आपको चारों याद रखने हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर का कि हर्यक वंश के संस्थापक हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए बृहद्रथ है, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बिंबसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बृहद्रथ जो थे ए हर्यक वंश के संस्थापक थे। बात करें बिंदुसार की तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था और इसे अमित्रोचेष्ट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अमित्रोचेष्ट। तो ये याद रखना है आपको। एक किसका लड़का था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। बिंबसार की बात करें, बिंबसार का लड़का था अजातशत्रु। ठीक है। बिंबसार का लड़का कौन था? अजातशत्रु। ठीक है। और अजातशत्रु ने ही क्या किया था? बिंबसार की हत्या कर दी थी। तो अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगति हुई थी, आपको ये याद रखना है। ठीक है। और अजातशत्रु जो था ये सबसे प्रतापी राजा था बिंबसार का, है ना। अजातशत्रु का लड़का उदयन हुआ था। कौन हुआ था? उदयन। और इस उदयन ने क्या किया था? अजातशत्रु की मृत्यु कर दी थी और इसने ही क्या किया था? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया था? याद रखिए, जनता को धार्मिक जीवन की बात कर रहा है कि किसमें प्रेरित किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है 13वां शिलालेख, ऑप्शन बी कह रहा है पहला शिलालेख, ऑप्शन सी कह रहा है 14वां शिलालेख और ऑप्शन डी है 6ठा शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 14वां शिलालेख हो जाएगा। बात करें 13वें शिलालेख की तो 13वां शिलालेख किससे संबंधित है? इसमें कलिंग का युद्ध का जिक्र है। कलिंग युद्ध के बाद जो हृदय परिवर्तन की बात कही गई थी, किसके? अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई थी, यही में कही गई है। मतलब आपके 13वें शिलालेख में। पहले में जो बात की गई थी पशु बलि की निंदा की गई थी, पशु बलि की निंदा की बात कही गई थी। और ऑप्शन जो डी है 6ठा, 6ठे में क्या कहा गया था? 6ठे में कहा गया था जो आपका आत्मनियंत्रण की शिक्षा है, आत्म नियंत्रण की शिक्षा। किसकी बात कही गई थी? आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात कही गई थी। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 6ठे में। तो आपको याद रहना चाहिए 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक का हृदय परिवर्तन था उसके बारे में जिक्र है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी। 14वां शिलालेख आपको पता ही है कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया। और 6ठा शिलालेख आत्मनियंत्रण को शिक्षा के लिए कहा गया था। तो ये आपके शिलालेख हैं। टोटल 14 शिलालेख थे अशोक के, है ना। तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बौद्ध धर्म किसके काल में हीनयान तथा महायान
दो भागों में बट गया था। ऑप्शन ए करा है शक, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन डी गुप्तकाल, ऑप्शन डी कुषाण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कुषाण। कुषाण के समय में क्या हुआ था, हीनयान तथा महायान में बट गया था और उसमें जो शासक था वो कौन था, कनिष्क। किसके समय में, कनिष्क। कनिष्क के समय में बहुत चौथी बौद्ध संगति होती है और इसके बाद जो होता है बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है, हीनयान और महायान। और कुषाण की बात करें तो कुषाण वंश का जो संस्थापक हो जाता है, कुषाण वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है कुजुल। याद रखिएगा कौन जाना जाता है, कुजुल। नाम थोड़ा टेढ़ा है, कुजुल। कडफिसेस, कडफिसेस के रूप में जाना जाता है, फिसेस। तो कुजुल कडफिसेस को जाना जाता है, याद रखिएगा कुडुल कडफिसेस को जाना जाता है कुषाण वंश के संस्थापक के रूप में। शक वंश का सबसे प्रतापी राजा जो होता है उसके बारे में हम बात करें तो ये शक वंश का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन हुआ। कौन हुआ, रुद्रदामन। तो याद रखिएगा रुद्रदामन शक वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। गुप्त काल का आपको पता ही है कि गुप्त काल में बहुत सारे राजा आए और गुप्त काल में जो था कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त को आप जानते ही हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पंचतंत्र संसार की सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। यह किसके शासनकाल में लिखी गई थी। ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, लगभग 200-300 शताब्दी में लिखा गया था आपका पंचतंत्र। ठीक है, तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी इसने। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और हर्षवर्धन वर्धन वंश का क्या था, एक शासक था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है ना, हर्षवर्धन को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी महिपाल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोपाल। गोपाल जो है पाल वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, मतलब मान के चलिए संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। तो गोपाल इज द राइट आंसर। 10 का सही क्या हो जाएगा, गोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन कर रहा है मुक्तेश्वर मंदिर कांची का निर्माण, मुक्तेश्वर मंदिर जो कांची में है ना, कांची में बैठा है, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, राजराज प्रथम के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो क्या हो जाएगा, नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था मुक्तेश्वर मंदिर कांची में निर्माण। ठीक है, और ये जो नंदीवर्धन है 21 वंश का शासक था, तो ये पल्लव वंश का शासक था। किसका, पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, अब बात करें नंदीवर्धन के द्वारा एक और काम करवाया गया था, नंदीवर्धन द्वितीय के द्वारा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर जो था, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करें तो इसके द्वारा एकाश्म मंदिर जो है, शिव मंदिर जो था है ना, एकाश्म में महाबलीपुरम में, कौन सी मंदिर, एकाश्म मंदिर। ठीक है, एकाश्म मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह देव वर्मन द्वितीय जो था, नरसिंह देव वर्मन द्वितीय के द्वारा कैलाश है ना, कांची कैलाश मंदिर का बनवाया गया था। कहाँ का, कांची का कैलाश। ठीक है, कैलाश मंदिर कांची का। ठीक है, राजराज प्रथम की बात करें तो इसने विश्व शिव मंदिर बनवाया था तंजौर में। कहाँ बनवाया था, तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, राजराज प्रथम के द्वारा। तो याद रखिएगा नंदीवर्मन आपको मुक्तेश्वर मंदिर कांची का निर्माण करवाया था, इसके साथ वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का भी निर्माण नंदीवर्मन के द्वारा किया गया था। नरसिंह वर्मन का प्रथम की बात की जाए तो एकाश्म मंदिर बनवाया था। ठीक है, और नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात की जाए तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और राजराज प्रथम की बात कर दी जाए तो ये तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था वो राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था,
ऑप्शन बी कुंडग्राम के वैशाली में, ऑप्शन सी लिच्छवी में और ऑप्शन डी रिजुपालिका जिम्भ्रिक में। तो आपको सही स्थान बताना है कौन सा हो जाएगा। तो महावीर स्वामी की बात कर ली जाए तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था हमारा कहाँ पे हुआ था, आपको ये ऑप्शन में बताना है। कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा कहाँ पे हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था आप इनका, कुंडग्राम वैशाली में, है ना। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। ठीक है, बात करें कपिलवस्तु के लुम्बिनी में तो यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हो गया था। किसका हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। लिच्छवी आपका एक राजघराना था जहाँ से महावीर स्वामी की जो माता थी उनके शादी हुई थी, उनकी जो बहन थी, है ना, चेटक की राजा चेटक की बहन से शादी हुई थी। तो सिद्धार्थ की जो किसके थे, महावीर स्वामी के पिता थे। बात करें रिजुपालिका की बात करें तो रिजुपालिका जो है, रिजुपालिका नदी के तट पे जिम्भ्रिक स्थान के पास में रिजुपालिका नदी थी, वहाँ के साल का वृक्ष था। उसी साल के वृक्ष के नीचे हम बात करें तो महावीर स्वामी को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल के वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा, साल के वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पे जिम्भ्रिक स्थान में क्या हुआ था, महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान का बोध हुआ था, वो वहाँ पे हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए करा है 1527, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1761 और ऑप्शन डी 1762। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा 1761 इज द राइट आंसर। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ तो बात कर ले तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मतलब मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, और जिसमें क्या हुई थी, मराठों की हार हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। बात करें 1527 में तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 1527 में क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर के द्वारा लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की क्या हुई थी, जीत हुई थी, है ना। राणा सांगा और बाबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था 1527 का खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, राणा सांगा की हार हुई थी। बात करें 1526 ईस्वी की तो 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था, है ना, इसमें 1526 का, और इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। याद रखिएगा किसके मध्य हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसमें भी क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी की जीत, हार हो गई थी, बाबर की जीत हो गई थी। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से आपको बता देते हैं इसके बारे में कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, खानवा, है ना, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, और जिसमें क्या हुआ, राणा सांगा की हार हुई, बाबर की जीत हुई। दूसरा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, इसमें आपका फिर बाबर जीता और इब्राहिम लोदी की क्या हो गई, हार हो गई। किसके बीच में हुआ, इब्राहिम लोदी की, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो युद्ध हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था, विजयी हो गया था। याद रखिएगा, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब 13वें का क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगालियों की देन नहीं है। ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी आलू और मिर्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देन नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। क्योंकि तंबाकू भी हमारे यहाँ जो लाया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, मक्का भी पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था, आलू मिर्च भी पुर्तगालियों के द्वारा लाया था, और साथ में प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस, इसका भी श्रेय किसको दिया जाता है, पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो पुर्तगालियों के द्वारा ही ये सब भारत में लाया गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को द अल्मीडा को, ऑप्शन सी वास्लो ई सिल्वा को, ऑप्शन डी अमेरिको टॉमस को। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या किया जाता है, वह पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। सबसे पहले आया था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, भारत का जो गवर्नर बन के, है ना, लेकिन ये इसके द्वारा जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाई गई थी,
किसके द्वारा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत बार पूछा गया है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी इसके द्वारा लाई गई थी। बट इसमें हुआ क्या कि ये सक्सेस नहीं हो पाया भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने में, और भारत में पुर्तगालियों का जड़ नहीं बैठा पाया, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। पहली बार तो आया था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया तो इसने भारत में पुर्तगालियों की कंपनी बैठाई, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना गया, और जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी इसने उसको सक्सेस करके दिखाया था। तो ये हो जाता है इसका सही ऑप्शन अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अंग्रेजी व फ्रांसीसी युद्ध, एक मिनट, अंग्रेजी व फ्रांसीसियों है, यहाँ पे मिसिंग टाइपिंग हो गई है। अंग्रेजी व फ्रांसीसियों के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा जिससे फ्रांसीसी की हार हो गई, है ना। याद रखिएगा, पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हुई थी? हार हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है वांडीवास की लड़ाई, ऑप्शन बी कह रहा है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी कह रहा है बक्सर का युद्ध, और ऑप्शन डी कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाता है वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई में क्या हुआ था? फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत में अपना पकड़ बना लिया था, है ना। और वांडीवास की लड़ाई जब हुई थी ये लगभग आपका 1760 में हुई थी। कब हुई थी? 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई हुई थी। और इस समय जो अंग्रेज नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का, वो कौन कर रहा था? आयरकुट कर रहा था। कौन कर रहा था? आयरकुट नाम था उस सेना के प्रमुख का, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, आयरकुट। ठीक है, 1760 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बक्सर का युद्ध जो बात की जाए तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। जो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, इसमें जो अंग्रेज सेना थी, है ना, अंग्रेज सेना में रॉबर्ट क्लाइव जो नेतृत्व कर रहा था, और प्लासी के युद्ध में जिसको युद्ध हुआ वो सिराजुद्दौला के साथ हुआ। तो इसमें सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, जिसमें क्या होता है? सिराजुद्दौला की हार होती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर की युद्ध हुई थी 1764 ईस्वी में, और इसमें क्या हुआ था? त्रिगुट सेना एक तरफ थी, जिसमें एक तरफ से थे मीर कासिम था, है ना, दूसरी शुजाउद्दीन दौला था, और साथ में शाह आलम द्वितीय थे। तीनों लोग थे। शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली का शासक हुआ करता था, है ना, अवध का शासक था शुजाउद्दीन दौला, और मीर कासिम था बंगाल का। तो ये तीनों एक तरफ थे, और एक तरफ थे आपका हेक्टर मुनरो, है ना। और हेक्टर मुनरो ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो यहाँ से जो लड़ाई लड़ी थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, और इसमें भी क्या हो गया? बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना हार गई और अंग्रेज जीत गए। तो यहाँ से ये हो गया था। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध की बात कर लें 1764 में। इसके बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि के लिए फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था कि इलाहाबाद की संधि होगी। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये 1746 से 48 के मध्य लड़ा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसकी बात अभी हमने कर ली। ऑप्शन ए करा रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी थॉमस रो, ऑप्शन डी सर हॉकिंस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो। अभी हमने बताया था कि एक तरफ क्या थी? अंग्रेजी सेना थी जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और दूसरी तरफ कौन था? आपका त्रिगुट सेना थी जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दीन दौला और आपका शाह आलम द्वितीय, तीनों लोग मिलकर लड़ाई लड़े और उनकी हार हो गई थी। उसके बाद इलाहाबाद की संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मंगलूर की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? याद रखिएगा, मंगलूर की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? कह रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये हुआ कब था? ये 1769 ईस्वी में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। और इस युद्ध के बाद जो संधि हुई थी इसे बोला जाता है मद्रास की संधि। कौन सा बोला जाता है? मद्रास की संधि। मद्रास की जो संधि हुई थी वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात तो ये 1784 ईस्वी में हुआ, 1784 ईस्वी में। और द्वितीय युद्ध के बाद जो हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 के बाद आपका
मंगलूर की संधि का किया गया। कौन सी संधि हुई? मंगलूर की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलूर की संधि जो हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई, 1784 में मंगलूर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ उसमें जो बात करें तो 1792 में ये हुआ। कब हुआ? 1792 में इसको हुआ। और इस समय जो नेतृत्व था अंग्रेज की तरफ से वो कौन था? कॉर्नवालिस था। द्वितीय का बात करें तो द्वितीय में वारेन हेस्टिंग था। आपको याद रखना है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 ईस्वी में हुआ, मद्रास की संधि हुई, है ना। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में हुआ। और इस समय जो अंग्रेज था वो वारेन हेस्टिंग था, है ना। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1792 में हुआ। और इस समय जो अंग्रेज की तरफ से वो गवर्नर था तो वो कॉर्नवालिस था। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो संधि होती है वो श्रीरंगपत्तनम की संधि भी होती है। याद रखिएगा, तृतीय में की कौन सा होता है? श्रीरंगपत्तनम की संधि, रंगपत्तनम की संधि होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? नागरिक सेवा या सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वेलेजली, ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाता है हमारा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक या जनक माना जाता है किसका? नागरिक सेवा का। ठीक है, बात करें आप आगे ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन एक में जो वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल रहा वो आपका 1774 से लेके 1785 के तक चला था। और इस समय इसने क्या किया था? 1774 ईस्वी में हाई कोर्ट की स्थापना की थी। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना जो किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था 1774 में। इसके बाद बात करें तो इसी वारेन हेस्टिंग के समय में ही पहली बार में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। किसकी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी, राजस्व विभाग की स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग के समय में। बात किया जाए कॉर्नवालिस के समय की बात कर ले तो कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक तो माना ही जाता है। और इसका जो शासन काल रहा वो रहा 1786 से लेकर 1793 तक इसका शासन काल रहा, 86 से 93। और इसके समय में ही नागरिक सेवा का जनक के रूप में इसे माना गया। और इसके समय में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भी की गई थी कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, वेलेजली को सहायक संधि का जनक माना जाता है। याद रखिएगा, वेलेजली के बारे में बात कर लें तो वेलेजली का जो शासन काल रहा वो 1798 से लेके 1805 तक चला था। और इसे क्या माना जाता है? सहायक संधि का सबसे ज़्यादा उपयोग किसी ने किया था? तो इसी ने किया था। सहायक संधि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था तो इसी के द्वारा किया गया था। अगर बात करें सहायक संधि की शुरुआत की तो डुप्ले ने किया था, बट उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया था वेलेजली के द्वारा। ठीक है, तो सहायक संधि सबसे ज़्यादा उपयोग किया था। और इस 1798 से 1805 तक इसका शासनकाल रहा था। बात करें डलहौजी की तो डलहौजी का जो शासनकाल रहा वो 1848 से लेके 56 तक रहा, 1848 से 56 तक रहा। और इसके द्वारा बहुत सारे काम किए गए भारत में। इसके समय में ही वुड डिस्पैच चला जो शिक्षा के लिए चलाया गया था, वुड डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच, तो ये भी इसके समय में चला। व्यपगत का सिद्धांत इसी ने अपनाया था। व्यपगत का सिद्धांत जो था इसी के द्वारा अपनाया गया, जिसमें क्या किया था कि जिसको संपत्ति हड़पने की बात की गई थी। जैसे झांसी की रानी को अगर कोई संतान नहीं थी तो वो गोद नहीं ले सकती थी, उनके राज्य को हड़प लिया गया था व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार ही। और इसने ही 1853 में क्या कराया था? वो डलहौजी ने 1853 में मुंबई से थाने के लिए एक ट्रेन चलाई थी। पहली बार मुंबई से थाने के लिए कहाँ चलाई थी? ट्रेन चलाई थी 34 किमी जिसकी दूरी थी ना, जिनके बीच की दूरी क्या थी? 34 किमी थी। तो ये सारी चीज़ें डलहौजी के समय में की गई थी। ठीक है, डलहौजी के समय में पहली डाक सेवा संचार सेवा भी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने नया विजिट किया है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑप्शन का रहा है लॉर्ड रिपन,
ऑप्शन बी कार्नवालिस, ऑप्शन सी लिट्टन और ऑप्शन डी मेयो। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो ये जो लागू किया गया था पहली बार वो लिट्टन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लिट्टन के द्वारा। और लिट्टन की बात करें तो लिट्टन का जो कार्यकाल रहा वो 1876 से लेकर 80 के मध्य में रहा। लिट्टन का कार्यकाल, लिट्टन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था, है ना। लिट्टन के द्वारा ही बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें की गई थी जिसमें आपको इसका कार्यकाल बहुत ही विवादों से भरा रहा। इसने ही पहले वो किया था, दिल्ली दरबार इसी के समय में लगाया गया था और उसमें इसने महारानी विक्टोरिया को बुलाया था क्योंकि उस टाइम बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था और ये क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे खराब कर रहा था, जनता भूखों से मर रही थी, अकाल पड़ा हुआ था और यहाँ पे इन्होंने दिल्ली दरबार लगाया था, जिसकी वजह से प्रेसों ने इस पर काम करना शुरू किया। तो इसने प्रेसों पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और उस पर क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो इसका शासनकाल 1876 से 80 के मध्य में था। बात करें लॉर्ड रिपन की तो लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी और इसका शासनकाल 1880 से लेकर 84 तक चला था और इसके समय में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी और इसने क्या किया था, जो लिट्टन के बाद ही इसका शासनकाल स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, रिपन का जो शासनकाल था वो लिट्टन के बाद था और इसने क्या किया था, जो लिट्टन ने लगाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम, उसको इसने ही समाप्त किया था। किसने? लॉर्ड रिपन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया था और इसके समय में आपकी नियमित जनगणना शुरू की गई थी। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा नियमित जनगणना। और कब की गई थी? 1881 में। जनगणना, नियमित जनगणना 1881 में। तो याद रखिएगा 1881 में नियमित जनगणना शुरू की गई थी रिपन के समय में। कॉर्नवालिस का बता ही दिया गया कि आपके इसने अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था हुई थी और इसने के समय में ही क्या किया था, सिविल सेवा का जनक भी इसी को माना जाता है। मयो की बात करें तो मयो ने क्या किया था, जनगणना की शुरुआत तो इसके समय में ही हो गई थी। जनगणना की जो शुरुआत हुई थी, जनगणना की शुरुआत जो हुई थी इसी के समय में हुई थी, लेकिन इस समय कोई नियमित जनगणना नहीं थी। ठीक है, इस समय कोई नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना की शुरुआत जाके होती है लॉर्ड रिपन के समय। तो मयो का शासनकाल में अनियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, इस समय इसने किया था। तो याद रखते हुए आगे को हमें बढ़ना है। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आ रही होंगी आपको और एक बार फिर से बता दे रहे हैं, रिपन के समय में क्या हुआ था, नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। याद रखिएगा, कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त हुआ था और इसके साथ ही इसने में आपका सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। लिट्टन के समय में हमने बताया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, अकाल भी पड़ा था, दिल्ली दरबार भी लगाया गया था, है ना, महारानी विक्टोरिया को बुलाया गया था, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, मयो के शासनकाल में जनगणना जो थी पहली बार हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना रिपन के समय में स्टार्ट की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, रॉलेट एक्ट किसके काल में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किसके काल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए चेम्सफोर्ड के, ऑप्शन बी रीडिंग के, ऑप्शन सी हार्डिंग के, ऑप्शन डी हार्डिंग प्रथम के। हार्डिंग द्वितीय और हार्डिंग प्रथम। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए चेम्सफोर्ड के समय, है ना, रॉलेट एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसी समय आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। उसी समय भी ये रॉलेट एक्ट भी आया था, है ना। तो रॉलेट एक्ट लाया गया था चेम्सफोर्ड के समय में ही। ठीक है, आगे बात करें तो रीडिंग के शासनकाल में 1921 से इसका शासनकाल शुरू हो गया था और 1922 में हमारा चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड का संबंध भी किससे है? रीडिंग से है। चौरी चौरा कांड में आपको पता है गोरखपुर में हुआ था, है ना, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो रीडिंग के समय में हुआ था। बात करें हार्डिंग द्वितीय की, तो हार्डिंग द्वितीय के समय में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था ना। इसका शासनकाल 1914 से स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका शासनकाल जब स्टार्ट हुआ था 1912 से लेकर समथिंग कुछ हुआ था, बट इसके शासनकाल के दौरान 1914 में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो हार्डिंग द्वितीय के समय में ही हुई थी। बात करें हार्डिंग प्रथम की, तो हार्डिंग प्रथम के समय में इसके द्वारा एक अच्छा काम किया गया था। जो नर बलि का प्रथा था उससे प्रतिबंध लगाया गया था। नर बलि की प्रथा पे प्रतिबंधित किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। ये हार्डिंग प्रथम की बात होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी?
याद रखिएगा। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की बात कर रहा है, तो लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इनके द्वारा ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इनके द्वारा ही क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग इसमें की गई थी, आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनके द्वारा कराची अधिवेशन किया गया था, कराची अधिवेशन, जिसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था और इसमें ही गांधी जी को क्या दिखाए गए थे, काले झंडे दिखाए गए थे। बात करें मोतीलाल नेहरू, ये गांधी जी के पदार्थ थे और इनके मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा ही आपका किसकी एक पार्टी गठित की गई थी, है ना, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसकी, स्वराज पार्टी, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था 1923 में। आगे बात करें महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी के ने बेलगांव अधिवेशन, आपको अच्छे से पता होगा, एक ही मात्र अधिवेशन ऐसा था बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, है ना। बेलगांव अधिवेशन 1924 में, कब किया था, 1924 में। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने। ये हो जाता है आगे। तो पूर्ण स्वराज वाला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए आ रहा है, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, किस शुरुआत हुई थी, कर दिया गया था नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया गया था। याद रखिएगा क्या किया गया था, शुरू किया गया था, है ना। इसका क्वेश्चन में मिस टाइपिंग है, यहाँ पे आप याद रखिएगा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1958 के 1858 के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1909। और इसी अधिनियम को बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। इस समय मार्ले सचिव थे और मिंटो क्या थे, गवर्नर थे। तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, इसी को बोला जाता है भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इससे जाना जाता है। किसके नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है इसको, भारत शासन अधिनियम 1919 को, ठीक है। बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही हमारा क्या किया गया था, यहाँ से भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको हटा दिया गया था और उसको कहाँ ला गया गया था, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया था। ये किसके द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। IPC की धारा इसको बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता, है ना, IPC इंडियन पिनल कोड एक्ट के तहत जो धारा है IPC की, है ना। तो भारतीय दंड संहिता 1858 में ये लाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं। याद रखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पिसिकल्चर, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी विटिकल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, बताइएगा। मधुमक्खी का क्या हो जाएगा, एपीकल्चर इज़ द राइट आंसर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। पिसिकल्चर की बात करते हैं, इसमें मछली पालन, जो मछलियों का अध्ययन होता है, इसमें किया जाता है। सेरिकल्चर में आपका रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। विटिकल्चर में अंगूर का, विटिकल्चर में किसका किया जाता है, अंगूर का, है ना। एंथोलॉजी की बात करें तो एंथोलॉजी, अगर एंथोलॉजी की बात करो तो इसमें आपका हो जाता है आपका पुष्पों का अध्ययन, किसका, पुष्पों का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी की बात करें, एंटोमो, है ना, एंटोमोलॉजी की, तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, याद रखिएगा, किसका, कीटों का अध्ययन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जिनको आपको याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपको जवाब देना है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। याद रखिएगा, धान का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन ए ओराइजा सताइवा, ऑप्शन बी पाइसम सताइवा, ऑप्शन सी ब्रासिका कंप्रेस्ट्रीज और ऑप्शन डी ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ओराइजा सताइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, ओराइजा सताइवा। पाइसम सताइवा किसका है, मटर का, याद रखिएगा, पाइसम सताइवा मटर का हो जाता है। ब्रासिका कंप्रेस्ट्रीज किसका हो जाता है,
आपका सरसों का हो जाता है, सरसों तिलहन यानी सरसों का हो जाता है। और ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका हो जाता है, गेहूं का, है ना। ऐसे बास इंडिकस किसका हो जाता है, गाय का हो जाता है, बास इंडिका, है ना। मैग्नीफेरा इंडिका आम का हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जिनको आपको याद रखते हुए चलना है। तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसको हमने कवर किया। आपको कैसा लगा हमारे क्वेश्चन का कलेक्शन, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, चलिए पिछले बार का क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क में जो आपको दिया गया था कि अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में, पहला विदेशों में आयात निर्यात मांग की लोच अधिक हो, बी कम होता है, सी आयात की लोच करना होता है, उपयुक्त ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाता है। विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक होने पे हमें अवमूल्यन करना अधिक कारगर होता है, ठीक है। तो चलिए ये होता है हमारा यहाँ पे समाप्त। अब मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।